व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, हम लोग स्टैटिस्टिक्स की सीरीज बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स के सारा न्यूमेरिकल पोर्शन कर लिया है। नाउ दिस इज द टाइम जब हम थ्योरी पोर्शन शुरू करें, और थ्योरी पोर्शन में 3 से 4 दिन में आपकी सारी थ्योरी मैं कवर करा दूंगा और स्टैटिस्टिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो बोलोगे आप, जैसे बोलोगे वो हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और आज हम बिल्कुल बेसिक चैप्टर नंबर 1, कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस बोल लो एक तरीके से, ये सब हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का, और चीजें आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए जी, शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसके अंदर हम मेनली कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है। आ जाओ भाई, बहुत ही आसान। इकोनॉमिक्स क्या होता है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, मतलब ये प्योर साइंस तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर हम एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिसके अंदर हम चॉइस करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस। सर कैसी चॉइस? देखो, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, चाहे कोई भी रिसोर्स हो। रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो जब भी ह्यूमन वांट्स को, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरा करना होता है, तो कुछ ना कुछ तो चॉइस करनी पड़ेगी, है ना, चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब कौन सी वांट पूरी करनी है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको अपने पैसे के साथ क्या खरीदना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसा लिमिटेड है। आपको अपना टाइम कहाँ लगाना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो ये सारी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसके अंदर हम पैसे के बारे में, लोगों के बिहेवियर के बारे में, लोगों की चॉइसेस के बारे में स्टडी करते हैं, इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय देयर रिसोर्सेज that could have alternative uses in order to produce various commodity and satisfy their wants। सही है। कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, वो कंज्यूमर है। हम सब अपने अपने घर में कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। कंजम्पशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप मेरी सर्विसेज को अभी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना। आप जिस फोन पे पढ़ रहे हो, जिस लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, जिस टीवी पे वीडियो देख रहे हो, वो गुड आपने खरीदा है, तो वो एक एक्टिविटी है, उसी को हम कंजम्पशन बोलते हैं, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? जिसने भी वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ माई सर्विस। आप जिस टीवी पे, लैपटॉप पे, जिस फोन पे वीडियो देख रहे हो, जिसने भी उसको प्रोड्यूस करा है, वो एक प्रोड्यूसर है, राइट। लो, बेसिक डेफिनेशंस है बहुत, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर क्या एग्जाम में आती हैं? ना के बराबर चांसेस, स्टिल आ गई तो बढ़िया, बोनस है। प्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस, प्रोडक्शन बताओ मैं आपको, माइक्रो में भी पढ़ा आपने प्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। जिस प्रोसेस से हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। सर सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस कंजम्पशन। जितना आपने पैसा कमाया माइनस जो खर्चा कर दिया, जो बचा वो सारी आपकी सेविंग्स है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जितना भी आपने खर्चा करा है ऐसे एसेट्स पे या ऐसे गुड्स पे जो आपको और पैसा कमा के देंगे, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज इट इज एन एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ एसेट विच विल हेल्प देम टू जनरेट इनकम। जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये मुझे इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है ना। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मेरे ऑफलाइन कोर्सेज हैं, बच्चे मुझे फीस पे करते हैं, तो ये मुझे पैसे कमाने में हेल्प करता है, मेरे घर चलाने में हेल्प करता है, तो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जितनी भी एक्टिविटीज जहां पे आप रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हो अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आप किस तरीके से चूज करोगे कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या नहीं है, क्योंकि हर चीज के बहुत सारे यूजेस हैं, है ना, और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कैसे सेलेक्ट करूं, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सही है। बहुत बेसिक चीजें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। इसके बाद आता है बच्चों 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो बच्चों, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक छोटा सा चार्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो, ये हमारा, मान लो आप प्रोड्यूसर है, ठीक है, और ये हमारा हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड का मतलब हम लोगों का, हम सब हाउस होल्ड है, पब्लिक, है ना, हम सब हाउस होल्ड है।
अब देखो बच्चों, कुछ भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ये प्रोड्यूसर करेगा। प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यही हैं। ये सारी चीजें कौन सप्लाई करता है? हाउस होल्ड। इसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। तो जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज यहां पे देता है। जमीन दे देता है, लेबर दे देता है, पैसा देता है, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है। तो हाउस होल्ड यहाँ पे अपनी सर्विसेज देता है, जिन सर्विसेज के बदले में इसको पैसा मिलता है, इसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। अब इन्होंने अपनी लैंड दी, लेबर दी, कैपिटल दी, एंटरप्रेन्योर दिया, तो उससे क्या हो रहा है कि ये लोग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिसके बदले में इन्हें पैसा मिलता है। लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर जो मेहनत कर रहा है उसको प्रॉफिट मिलेगा, है ना? सही हो गया। अब जो इनके पास पैसा आया उससे ये क्या करेंगे? खर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, तो ये वापस से इधर पैसा भेजते हैं। इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये लोग खर्चा करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और यहां से इनको क्या मिलता है? फिर गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो इन्होंने ही बनाने में हेल्प करे थे, लेकिन दिमाग तो फर्म का था, तो बेचेगा भी कौन? फर्म बेचेगी। तो यहां पे देखो बच्चों, तीन चीजें हो रही हैं। सबसे पहले इन्हें अपनी सर्विसेज के बदले में ये पैसा मिला था, पैसा मिला था, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने गुड्स और सर्विसेज बनाने में हेल्प करी थी, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। फिर ये जो प्रोडक्शन हुआ है इसको कंज्यूम भी कौन करेगा? यही लोग यहां पे, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। तो तीन चीजें बाबू बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इकोनॉमी में: प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है हाउस होल्ड तक, कैसे वो लोग यहाँ पे खर्चा करते हैं, प्रोडक्शन होता है, कैसे ये लोग कंजम्पशन करते हैं। तो सारी की सारी साइकिल को तीन फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। डन सर। देखो बच्चों क्या लिखा है। कंजम्पशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सही है। Production is the process of converting raw material into useful goods, and distribution of income refers to distribution of GDP among the owners of factors of production। जैसे लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को बदले में क्या मिल रहा है। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपसे पूछ सकता है: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। अब आता है बच्चों स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। देखो, आप कभी भी किसी वेरिएबल को कंपेयर करोगे, सर वेरिएबल क्या है? वो चीजें जो मेजर हो सकती हैं और समय के साथ चेंज होती हैं, उनको वेरिएबल बोलते हैं। हाइट ले लो, वेट ले लो, कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो रही है समय के साथ, मेजर हो सकती है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। किसी भी वेरिएबल को क्वांटिटेटिव टर्म में लिखना, नंबर की फॉर्म में लिखना, उसको कंपेयर करना, इसी को आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हो, है ना? आप मीन पढ़ के आए हो, क्या करते थे? एवरेज करते थे। मीडियन पढ़ के आए हो, मिड वैल्यू निकालते थे। मोड पढ़ के आए हो, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी आप सबसे ज्यादा बार कर रहे हो। तो मीन, मीडियन, मोड में आप बेसिकली क्वांटिटेटिव फिगर्स को ही तो चेक करते थे ना, क्वांटिटी को कंपेयर करते थे, इसीलिए वो स्टैटिस्टिक्स है। तो सर व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की बच्चों दो डेफिनेशन है: प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस। सर क्या फर्क है दोनों में? आ जाओ। सबसे पहले प्लूरल सेंस में चेक करते हैं। तो जब मैं प्लूरल की बात करूंगा तो प्लूरल में मैं बोलता हूं स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर। जो भी जानकारी नंबर की टर्म्स में है, जैसे पॉपुलेशन, जैसे एम्प्लॉयमेंट, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सब स्टैटिस्टिक्स है। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि जितनी भी जानकारी नंबर के टर्म्स में है हम उनको कंपेयर करते हैं, ये हमारी स्टैटिस्टिक्स है। हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ एक जानकारी होना स्टैटिस्टिक्स नहीं है। जैसे हमने लिखा राम गेट्स ₹100 पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंस। राम को 100 रुपए मिलते हैं एज अ पॉकेट अलाउंस, बस इतना लिखा हुआ है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ एक नंबर दे दिया बस। मैंने क्या बोला? कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या होगा? इट इज नीदर एन एग्रीगेट, ना तो ये एवरेज है ना ये एग्रीगेट है। तो यहां पे हम इसको बोलेंगे ये स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है। वेयर एज एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब देखो मैंने बोल दिया कि एवरेज जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनको एवरेज पॉकेट मनी 100 रुपए पर मंथ मिलता है। एज या फिर
80 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th में एज कंपेयर टू जस्ट 8 इन क्लास 12th, फिर कंपैरिजन कर दिया। तो कोई एवरेज हो, कोई एग्रीगेट हो, कोई डेटा की बात हो रही हो, कहीं पे एक से दूसरा कोई नंबर कंपेयर करा जा रहा है, तो वो स्टैटिस्टिक्स है। अब मैं आपको बोल दूंगा काउ हैज 4 लेग्स, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से, फटाफट से पॉज करो वीडियो को और बताओ कमेंट सेक्शन में। नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है बच्चों। कोई एग्रीगेट नहीं है, कोई एवरेज नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, कोई एग्रीगेट हो, एवरेज हो, कंपैरिजन हो, तब हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फीचर्स देखो, फीचर्स क्या है, किसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं? सबसे पहले कोई एग्रीगेट होना चाहिए। अ सिंगल नंबर डजंट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए, तभी हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। राइट, एग्जांपल वैसे ही है जैसा अभी पीछे लिखा था, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। हर डेटा स्टैट्स में न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। कोई भी चीज क्वालिटेटिव फॉर्म में स्टैट्स नहीं हो सकती, न्यूमेरिकल नंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। स्टैटिस्टिक्स में जितनी भी चीजें हैं वो किसी एक फैक्टर से चेंज नहीं होती, मल्टीपल फैक्टर्स से चेंज होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ इस मंथ बढ़ गई है। मैं बोल दूं कि जैकेट्स की डिमांड या हुडीज की डिमांड इस मंथ बढ़ गई है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। वो फैशन में हो सकता है, उसका प्राइस कम हो सकता है, उसका डिमांड बढ़ सकता है। डिमांड किस वजह से? उसका लोगों का टेस्ट में आ गया, वेदर चेंज हो गया। तो देखो कितने सारे फैक्टर्स की वजह से हुडीज की डिमांड पे इंपैक्ट आ रही है। और अब नंबर में बोला गया कि पिछले महीने इतनी बिकी थी, इस महीने इतनी बिकी है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस की वजह से चेंज हो रहा है ना? तो वो यही बोल रहा है, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय अ सिंगल फैक्टर बट आर जनरली नॉट आइसोलेटेड फैक्ट्स। दे आर डिपेंडेंट ऑन और इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फिनोमिना। है ना, जैसे बिजली के बिल की बात कर रहा है, कंजम्पशन, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत चीजों से फर्क पड़ता है। रीजनेबल एक्यूरेसी, स्टैटिस्टिक्स कभी एग्जैक्टली ट्रू नहीं होती, रीजनेबली ट्रू होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो स्टैटिस्टिक्स में यूजुअली हम एवरेजेस लेते हैं या ऐसा लेते हैं कि हाँ लगभग इतना होगा, मीन मीडियन मोड बढ़ के आयो, हमेशा लगभग अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो याद रखना एक फीचर, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट एग्जैक्टली द सेम बट रीजनेबली द सेम या रीजनेबली एक्यूरेट, जहां तक हम सीख सकते हैं। A reasonable degree of accuracy must be kept in mind while collecting the data. Accuracy depends on the purpose of investigation. Predetermined purpose, आप जब भी कोई कंपैरिजन करते हो, कभी कोई डेटा कलेक्ट करते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, तो एक पर्पस के साथ करते हो। तो स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज विद अ पर्पस। विदाउट पर्पस कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। कलेक्टेड सिस्टमैटिकली, स्टैटिस्टिक्स हमेशा एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए और उसके हिसाब से स्टैट्स कलेक्ट होना चाहिए। इन शॉर्ट, it is concluded that all the numerical data cannot be called statistics, but statistics are called numerical data. सभी numerical data stats नहीं है, लेकिन हाँ stats numerical data जरूर है। ओके, चलो सर अब सिंगुलर सेंस में बता दो। बच्चों सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली हम मेथड्स बोलते हैं। सर मेथड्स का मतलब, देखो सिंगुलर सेंस में ये बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स एक तरीका है जिसके अंदर हम कलेक्शन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। 5 चीजें, COPAI, कोपाई। याद रखना बच्चों, किसके अंदर? सिंगुलर सेंस में। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स इज कोपाई। कोपाई इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ये 5 ही हम पढ़ने वाले हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये सब मैं अगली 2-3 क्लासेस में आपको कराऊंगा, स्टैट्स खत्म हो जाएगा। यही है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मींस साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और द स्टैटिस्टिकल मेथड्स रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, सब। ठीक है, देखो studying statistics as a singular noun implies the knowledge of various stages of statistical study. जैसे 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 सबसे पहले क्या होगा, मैंने अभी बताया कोपाई, कलेक्शन, फिर क्या होगा? ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या होगा? प्रेजेंटेशन, फिर क्या होगा? एनालाइज करेंगे और फाइनली इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, जैसे आप अकाउंट्स भी कई बार बनाते हो ना। अकाउंट्स क्या होता है सर? जो बच्चे हमारे नॉन कॉमर्स वाले हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं या जो साइंस वाले हैं, उनको थोड़ा कम पता होगा। देखो अकाउंट्स क्या है बेसिकली, जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नंबर्स चेक करते हैं, बताते हैं प्रॉफिट में या लॉस में है ना। तो सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं।
फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एक अच्छे मैनर में, फिर प्रेजेंट करते हैं अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू, एनालाइज करते हैं और लास्ट में इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट बताते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो याद रखना बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में सिंगुलर सेंस में कोपाई, COPAI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ सर, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, या आप एग्जाम में भी बना के आ सकते हो। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ओके, इसके बाद बच्चों कुछ टूल्स हो सकते हैं। टूल्स आपको सिर्फ लर्न करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये सब अगले वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लेके चल लो। जैसे जैसे मैं अगले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेंसस या सैंपल मेथड। सर सेंसस और सैंपल क्या है? आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बच्चों हम टेलीबार्स या एरे, टेलीबार्स मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। हमने अभी जब न्यूमेरिकल पोर्शन किया तो टेलीबार्स लगाने सीखे थे। वो क्या है? बेसिकली ऑर्गेनाइज तो कर रहे हैं हम डेटा को। प्रेजेंट कैसे करते हैं हम? टेबल्स की फॉर्म में कर सकते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में कर सकते हैं, डायग्राम की फॉर्म में कर सकते हैं। ये हम सीखेंगे अभी, ग्राफ बनाना, टेबल, पाई चार्ट, बार डायग्राम, ये हम सीखेंगे। एनालिसिस कैसे करते हैं? अलग अलग परसेंटेज निकाल के, एवरेज निकाल के, कोरिलेशन निकाल के, ये हमने सीख लिया है ना। ये हमने अभी इसके कुछ पार्ट्स करे हैं, जैसे मीन, एवरेज हो गया, मिड वैल्यू हो गया, है ना, उसके साथ साथ कोरिलेशन हो गया। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट कैसे करते हो, लोगों को कैसे बताते हो, वो हम अलग अलग रिलेशनशिप्स, अलग अलग प्रेजेंटेशंस करके हम लोगों के सामने अपने प्रूफ्स रखते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये एक बेसिकली बस पता होना चाहिए और कुछ नहीं है इसके अंदर। राइट सर, डन। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बच्चों अब हम 3 चीजें पढ़ेंगे। नेचर क्या है, यानी फीचर्स एक तरीके से, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाए भी। लिमिटेशंस, क्या क्या कमियां हैं, और सब्जेक्ट मैटर, स्टैट्स क्या क्या पढ़ाता है। चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखो सबसे पहले नेचर चेक करो। स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज आर्ट। स्टैट्स मैंने अभी आपको बताया था कि साइंस भी है और आर्ट भी है। सर साइंस का मतलब एक साइंटिफिक तरीका है हर चीज को करने का, और आर्ट का मतलब हर आर्टिस्ट का अपना अपना तरीका है ना। जैसे मैंने बोला कि डेटा को कलेक्ट करना एक बेसिक तरीका है, और फिर हर एन्यूमरेटर जो डेटा कलेक्ट करता है, सबका अपना अपना नॉलेज होता है, सबका अपना अपना हिसाब होता है डेटा कलेक्ट करने का। तो साइंटिफिक वे भी है और फिर अपनी एक आर्ट भी है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। ओके, एज अ साइंस स्टैटिस्टिक्स में हम न्यूमेरिकल डेटा साइंटिफिकली पढ़ते हैं। एज एन आर्ट इट रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डेटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, है ना भाई। स्टैटिस्टिक्स में हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी तो एनालाइज करते हैं। अब हर किसी का एनालिसिस करने का माइंड अलग अलग होता है, तो आर्ट है, राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें 2 तरीके की स्टैटिस्टिक्स होती है, एक डिस्क्रिप्टिव, एक इन्फ्रेंशियल। सर स्टैटिस्टिक्स में 2 क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव क्या है? देखो डिस्क्रिप्टिव का मतलब सीधा डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब मेथड देना है, कि स्टैट्स में आप जो भी मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप डेटा को कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, प्रेजेंट करते हो, उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और इन्फ्रेंशियल का मतलब है रिजल्ट्स देना। तो याद रखना, डिस्क्रिप्टिव इज मेथड्स देना कि कैसे काम होगा, और इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट में रिजल्ट दे देना कि हाँ इसका कंक्लूजन ये है। तो जब आप स्टडी कर रहे हो, आप चीजें देख रहे हो, मेथड देख रहे हो, तो वो सब डिस्क्रिप्टिव है। लास्ट में जब आप फाइनल आउटपुट पे आ गए, रिजल्ट्स में आ गए, वो इन्फ्रेंशियल है। क्या है देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस। मेथड्स रिलेट टू सच एस्टिमेशंस एज मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है चैप्टर, बट उसका नाम याद रख लेना, ठीक है। या मीन, मीडियन, मोड, इसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। मेथड्स है ना ये। और इन्फ्रेंशियल क्या होता है? ऑल द मेथड्स बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन, जिसके हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल, राइट। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स में 2 चीजें हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डन सर। सर ये तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, छोटे छोटे टर्म्स हैं। हाँ बेटा, स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा थ्योरी नहीं आती है, ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन ही आता है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत थ्योरी है पढ़नी तो है ही ना, हमने इसीलिए पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट आता है सर, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सर लिमिटेशंस भी हैं स्टैट्स के, ऑफ कोर्स हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। अब देखो बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन जब चलता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे ट्रस्ट, है ना, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ कितना भरोसा रखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, कस्टमर्स कितना भरोसा रखते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छी फ्रेंडशिप्स,
लॉयल्टी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ कौन से फैक्ट्स चाहिए जो नंबर्स में एक्सप्रेस करे जा सकते हैं। तो देखो लिखा हुआ है स्टैट्स स्टडीज ओनली सच फैक्ट्स एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स ओनली। इट डजंट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना, जैसे ऑनेस्टी का कुछ नहीं पता, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पेट्रियोटिज्म, जस्टिस, इन सब की कोई बात नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो स्टैट्स ने इग्नोर कर दिए, ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा, द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्या चेक करता है बच्चों, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, सिर्फ एग्रीगेट्स देखता है, बाकी चीज का स्टैट्स को कुछ भी नहीं पता। जैसे देखो हम इसमें ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि दो कंपनी ले लो, ठीक है, हम ऐसे ले लेते हैं बच्चों कि एक एम्प्लॉय ले लेता हूं मैं ए और एक एम्प्लॉय ले लेता हूं बी। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, पहले महीने इसकी सैलरी 3,000 है, फिर इसकी सैलरी 2,000 है, फिर इसकी सैलरी 1,000 है। ये इस पैसा ऐसे कमा रहा है, और ये कैसे कमा रहा है, पहले महीने 1,000, फिर 2,000, फिर 3,000। अब देखो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इसने कमाए 6,000 डिवाइडेड बाय 3, 2,000 रुपये पर मंथ कमाता है। ये भी 6,000 डिवाइडेड बाय 3, 2,000 रुपये पर मंथ कमाता है। स्टैट्स के हिसाब से तो दोनों का परफॉर्मेंस एक समान है, लेकिन अगर मैं इसका रेफरेंस लूँ ना बच्चों, अगर मैं इसका रेफरेंस लूँ तो देखो ये ग्रो कर रहा है और ये डाउनफॉल पे है, ये तो नीचे 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 जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स ये कंसिडर ही नहीं करता, क्योंकि स्टैट्स में तो सिर्फ एग्रीगेट पे इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये बताओ, हम तो बस एवरेज देखेंगे, तो एवरेज के अकॉर्डिंगली तो दोनों बढ़िया है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो फिर तो ये बढ़िया है, ये तो इसकी हालत खराब है। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्टैट्स की, यहाँ मैंने आपको दो लिमिटेशन समझा दी। कौन सी दो सर? एक तो ये स्टैट्स में सिर्फ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स होता है, बेसिक नंबर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा, स्टैट्स में रेफरेंस अगर ना हो तो रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। जैसे इसमें ए और बी का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है कि एक ग्रो कर रहा है, एक नीचे जा रहा है, एवरेज सेम आ रहा है, लेकिन रेफरेंस समझो, तो बिना रेफरेंस के रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। दोनों समझ गए? ठीक है। तो एक तो सिर्फ क्वालिटेटिव होता है, सिर्फ एग्रीगेट्स पढ़ता है, बिना रेफरेंस के चीजें समझ में नहीं आ सकती। प्रॉन टू मिसयूज, कई बार स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, कैसे मिसयूज किया जाता है? देखो एक बात समझो, अगर आपके लिए पहले कोई चीज बहुत अच्छी काम करी है तो जरूरी नहीं है, मैं माइक चेक कर लूं, चल रहा है ना, बंद हो जाता है कभी कभी, यस। अगर आपके लिए पहली कोई चीज अच्छी काम करी है तो जरूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी वो अच्छा ही काम करेगा आपके लिए। बहुत सारी चीजें आपके लिए पहले अच्छा काम करती है, बाद में नहीं करती। पुरानी स्टैटिस्टिक्स को देख के कई बार लोग नए प्लान्स बना लेते हैं, बनाते ही हैं ऑफ कोर्स, है ना। हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्लेयर डोमेस्टिक लेवल पे कितना अच्छा खेला है, उसकी क्या स्टैट्स है। अगर वो डोमेस्टिक पे अच्छा खेला है तो हम उससे बहुत सारे अजम्पशंस जोड़ लेते हैं कि इंटरनेशनल पे भी बहुत अच्छा खेलेगा, बट बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हुए हैं जो डोमेस्टिक अच्छा खेले, इंटरनेशनल नहीं खेल पाए। तो कई बार स्टैटिस्टिक्स का ना ऐसा मिसयूज हो जाता है, कई बार स्टैटिस्टिक्स को लोग एग्जैक्ट फिगर से कंपेयर करने लगते हैं, जो कि गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज नॉट एक्यूरेट। स्टैटिस्टिक्स से आप सिर्फ फॉरकास्ट कर सकते हो, उसके अलावा रिजल्ट्स क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे किसी को नहीं पता, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन। तो ये वही लिखा है, मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी कॉमन। स्टैटिस्टिक्स may be used to support a conclusion when it is absolutely false. It is usually said statistics are like clay. Statistics एक clay है जो आप अच्छा भी बना सकते हो, बुरा भी बना सकते हो। मिसयूज होता है। कैन बी यूज बाय एक्सपर्ट्स ओनली। अब देखो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं। आप किसी नॉर्मल इंसान को बोलो द मीन ऑफ दिस डेटा इज ये, उसको क्या पता भाई मीन क्या है? जब तक आप नहीं बताओगे अरे भैया एवरेज, उसको कहाँ समझ में आएगा? तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ कौन यूज कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं, एक आम आदमी की पकड़ से बाहर है। ठीक है, ये होमोजेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स तभी काम करता है अगर जो इंफॉर्मेशन है वो सेम, एक तरीके से बोल सकते हो यूनिट में है। भाई अगर आपको कंपेयर करना है डेटा तो केजी को केजी से ही कंपेयर करोगे, केजी को लीटर से तो नहीं कर पाओगे। अगर आपको डेटा कंपेयर करना है तो ग्राम्स को ग्राम से ही कंपेयर करोगे, और केजी से तो नहीं कर पाओगे। तो स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए, सीखने के लिए डेटा सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों हमारे पास 6 लिमिटेशंस हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप 4 भी लर्न कर लोगे काम हो जाएगा। 4 नंबर से बड़ा थ्योरी का क्वेश्चन इससे नहीं बनता। ठीक है जी, लास्ट आता है बेटा वाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट। ये बेसिक है। स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझने में, क्योंकि उसका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है।
देखो कोई भी चीज अगर क्वांटिटी में दी हुई है, ग्राफ्स में दी हुई है, टेबल्स में दी हुई है, तो उसको समझना आसान होता है। पैराग्राफ फॉर्म में समझना थोड़ा बोरिंग होता है, मुश्किल होता है। तो पैराग्राफ से अच्छा है हमेशा ऐसा डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा हेल्प करता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में, जिससे प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से समझ पाते हैं। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो हमारा स्टैट्स है उसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, एक टेबल बना हुआ है, तो कॉज और उसका इफेक्ट, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई, तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पता चल गया ना। यही स्टैटिस्टिक्स की खूबी है कि ये हर डेटा का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देता है कि ऐसा होगा तो इससे ये हुआ, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम कई बार इकोनॉमी में आने वाले चेंजेस को देखते हैं कि भैया अगर जीडीपी इतना बढ़ा तो इतनी ग्रोथ होगी, है ना, जीडीपी इतना कम हुआ तो इतनी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, स्टैट्स की बेसिस पे फॉरकास्टिंग कर रहा हूं, आने वाली चीज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें हेल्प करता है स्टैट्स। पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है ना, जैसे इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, वेजेस की, प्रोडक्शन की, वो सब स्टैटिस्टिक्स पे बनती है। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो स्टैटिस्टिक्स पे बने हैं। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, स्टैटिस्टिक्स हमें ये भी हेल्प करता है कि कितना प्रोडक्शन हो जिससे कंजम्पशन के बराबर आ जाए, वेस्टेज ना हो। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन सब चीज़ों को एक अच्छे लेवल पे लाने में भी हमें स्टैट्स मदद करता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास पुराना डेटा भी होता है, लेटेस्ट डेटा भी होता है, पॉपुलेशन की स्टडी भी होती है। तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि क्या चीज़ इकॉनमी के लिए अच्छी है, क्या चीज़ इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बेटा, दैट इज़ वाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट। फिर से आप कोई भी 4 पॉइंट्स याद कर सकते हो। और इसी के साथ भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिंटूज एंड चिंटीज, चैप्टर नंबर 1 बहुत ही बेसिक, साधारण, रीड ओनली, लर्न करो, चैप्टर खत्म, समाप्त। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप बस इसको एक बार गो थ्रू करो, इन्हीं नोट्स को लर्न कर लो, एग्जाम में लिख के आ सकते हो। जो भी किताब है एक रीडिंग लगा देना बस, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।